हेलो और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विश्वास बैच के नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे हम बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो कि है कंट्रोलिंग। अब कहने के लिए लास्ट फंक्शन तो हम कह देते हैं, बट असल में इसको लास्ट फंक्शन बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं नेवर एंडिंग होते हैं, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं। और इसीलिए जब हम कंट्रोलिंग फंक्शन करते हैं, कंट्रोलिंग फंक्शन करने के बाद वी गो बैक टू फंक्शन नंबर 1 जो कि है प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग फर्स्ट एंड द प्राइमरी फंक्शन है, कंट्रोलिंग तो लास्ट स्टेप इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। बट यहाँ पे मैनेजमेंट खत्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम वापस प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। चलो, ये तो हो गई एक छोटी सी टिप्पणी। लेकिन जब मैं कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करती हूँ, क्या है कंट्रोलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, आइए देखते हैं। अब कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग एग्जैक्टली करता क्या है। देखिए, हम जब कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले मान के चलो कि मैंने यहाँ पे कंपनी के गोल्स को सेट कर दिया। अब ये गोल्स को अचीव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग को कहा जाता है कि प्लानिंग तो है कैसी, तो फ्यूचरिस्टिक। तो मान के चलो कि यहाँ पे सेल्स टारगेट मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे मान के चलो कि मैंने एक सेल्स टारगेट सेट कर दिया कि मुझे एक साल में यहाँ पे 12 लाख यूनिट्स को सेल करना है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये 1 लाख यूनिट्स पर मंथ हो गया। एक साल में अगर 12 लाख यूनिट सेल करना है तो 1 लाख यूनिट्स पर मंथ यहाँ पे हो गया, राइट। तो ये मैंने सेट कर दिया टारगेट। ये मैंने चलो एक प्लानिंग कर दी कि ये मुझे 1 लाख यूनिट्स महीने के बेचने हैं, तो ये करना है, ये स्ट्रैटेजी, ये एडवर्टीजमेंट, ये पब्लिसिटी, पूरा मैंने एक प्लान तो बना दिया। लेकिन प्लान बना के क्या मेरा काम हो जाएगा? नहीं ना, क्योंकि प्लानिंग तो बस एक आइडिया है, एक स्ट्रैटेजी है कि अगर मुझे ये टारगेट अचीव करना है तो इन चीजों को कर मैं ये टारगेट को अचीव कर सकती हूँ। ये मैंने एक आइडिया बनाई, एक स्ट्रैटेजी बनाया, एक प्लान बनाया, राइट। बट प्लान बनाने से मेरा टारगेट तो अचीव नहीं हो जाता है। प्लानिंग क्या करता है, तो प्लानिंग हमेशा बेटा याद रखना, व्हाइल मेकिंग प्लानिंग ये हमें देता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कि अगर मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है तो मुझे यहाँ पे साल के 1 लाख यूनिट्स यहाँ पे बेचने होंगे, महीने के मुझे 1 लाख यूनिट्स बेचने होंगे, साल के 12 लाख यूनिट्स मुझे यहाँ पे बेचने होंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। लेकिन क्या मैंने एक्चुअल में एक महीने में 1 लाख यूनिट्स बेचे, हाँ या ना? ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कि भाई असल में हम ये कर रहे हैं या फिर ये चीज नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस, रियल में आपने क्या किया। तो मान के चलो कि मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस, मैं सिर्फ महीने के 80,000 यूनिट जो है ये मैं सेल ऑफ कर पाई। मुझे बोला था, एक परफॉर्मेंस सेट करके दिया था प्लानिंग के हिसाब से कि महीने का 1 लाख यूनिट बेचना है, मैंने रियल में सिर्फ 80,000 यूनिट्स यहाँ पे बेचे। मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे मैंने 20,000 यूनिट्स कम बेचे। तो ये 20,000 यूनिट्स बेटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है डिविएशन। तो प्लानिंग क्या करता है, तो प्लानिंग बेसिकली एक स्टैंडर्ड मुझे सेट करके दे देता है कि भाई मुझे अगर मेरे टारगेट्स और गोल्स को अचीव करना है तो ये चीजें और ऐसे इसको करनी होगी। अब कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग ये देखता है कि प्लान में जो चीजें दी गई थी, जिस मुताबिक ये चीजें दी गई थी, जो टारगेट्स दिए गए थे, क्या हमने असल में वो अचीव किया। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 1 लाख यूनिट्स बेचना है, मैंने सच्ची में 1 लाख यूनिट्स बेचे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच कर रही है। बट अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ज्यादा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है, 20,000 यूनिट्स मैंने कम बेचे, मतलब मुझे पता है कि साल के 12 लाख का टारगेट मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पे दिक्कत है, ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम को कहते हैं डिविएशन। क्या कहते हैं इसको, डिविएशन, कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों हम 1 लाख यूनिट्स बेच नहीं पा रहे। फिर इसको पता करने की कोशिश की जाती है कि भाई कारण क्या है कि 20,000 यूनिट्स हम कम बेच पा रहे, एडवर्टीजिंग ठीक से नहीं हुई, या टारगेट मार्केट सेट नहीं हुई, या हमने जरूरत से ज्यादा ही टारगेट सेट कर दिया था। जो भी कारण है, फिर उसको पता करने की कोशिश की जाती है कि गलती हो कहाँ रही है। गलती पता चल गई, फिर उसको करेक्ट करके बैक टू प्लान,
राइट तो यहाँ पे कंट्रोलिंग एग्जैक्टली क्या करता है? कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि प्लान में दी गई चीजों को हम फॉलो करते हुए चले, सो दैट एंड में हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। अगर हम प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत आ रही है, कोई डिविएशन आ रही है, तो डिविएशन को पता करना, डिविएशन के कारण को पता करना और उस कारण को सॉल्व करना, यही कंट्रोलिंग का काम होता है। कंट्रोलिंग का मेन एम है टू इंश्योर कि प्लान्स को फॉलो किया जाए, कंपनी में प्लान्स के मुताबिक काम किया जाए, क्योंकि अगर हम प्लान्स के मुताबिक चलते हैं तो हमारे चांसेस ऑफ अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इंक्रीज हो जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आते हैं थोड़ा सा टेक्सचुअल मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग पे। देखिए जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कंट्रोलिंग क्या कहता है कि हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या प्लान परफॉर्मेंस के साथ, राइट तो मैंने तो ऑलरेडी प्लानिंग में स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मेंशन किया हुआ होगा। अब कंट्रोलिंग क्या करेगा? जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, हमने जो रियल में काम किया, हम जो काम को कर रहे हैं उसको और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को यहाँ पे कंपेयर करेगा, चेक करेगा कि भाई जैसे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बोला था, क्या वैसा एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है, हाँ या ना, ठीक है। अब मैंने जब कंपेयर किया, मुझे पता चला कि भाई जैसे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दिया हुआ था वैसे मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, राइट तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिविएशन। डिविएशन मतलब क्या? मिसमैच बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब ऐसे भी हो सकता है कि मैंने स्टैंडर्ड सेट किया 1 लाख यूनिट, मैंने सेल्स किया लेकिन 1,20,000, तो 20,000 ज्यादा किया, तो क्या ये डिविएशन है? हाँ बिल्कुल। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से आप कम करो तो भी डिविएशन, ज्यादा करो तो भी यहाँ पे डिविएशन है, क्योंकि यहाँ पे आपने प्लानिंग में गड़बड़ करी होगी, तभी जाके अपने 20,000 ज्यादा सेल करने की कैपेसिटी होते हुए भी आपने 1 लाख का अजम्पशन लिया, राइट तो डिविएशन क्या होता है? जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में मिसमैच होता है, दोनों चीजें मैच नहीं होती है। अब मुझे पता चला डिविएशन है, मुझे पता चला प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगी? उन प्रॉब्लम का रीजंस फाइंड आउट करूंगी कि भाई ये डिविएशन क्यों आया, ये 20,000 यूनिट्स कम सेल क्यों हुए, क्या दिक्कत है, क्या सेल्स वालों को ट्रेडिंग नहीं मिली, सेल्स वाले कम है, एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, प्रमोशन नहीं हुई, क्या हुआ? रीजंस को फाइंड आउट करना। एक बार रीजंस पता चल गए, उसके बाद मुझे क्या करना है? करेक्टिव मेजर्स को लेना है, उन रीजंस को मुझे सॉल्व करना है, उन रीजंस को मुझे करेक्ट करना है, सो दैट ये जो मिसमैच है उसको मैं मैच कर सकूं, उसको मैं सॉल्व कर सकूं। 1 लाख का टारगेट दिया तो 1 लाख मैं यहाँ पे सेल्स भी कर सकूं। मिसमैच जो है उसको सॉल्व करना, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग। वापस रिपीट कर रही हूं, कंट्रोलिंग का काम है बस ये इंश्योर करना कि चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो क्यों, पता करो, सॉल्व करो, वापस बैक टू प्लान आ जाओ, वापस बैक टू ट्रैक यहाँ पे आ जाओ, राइट चलिए अब एक डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग यहाँ पे दिया गया है, राइट ये डेफिनेशन जो है नूट्स एंड ओडोनल ने दिया था। अब आपकी बुक्स में बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ जो सबसे बेस्ट, इजी एंड मोस्ट एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है वो आपके लिए लेकर आना, राइट तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है नूट्स एंड ओडोनल ने दिया था। अब नूट्स एंड ओडोनल क्या कहते हैं कि कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग एक मेजरमेंट है and correction of performance of the subordinates है to make sure that the enterprise objectives and plans devised to attain them are being accomplished। नहीं समझा? अरे कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों है, ठीक है बेटर वे में मैं आपको समझाती हूँ। इन्होंने क्या कहा कि कंट्रोलिंग एक मेजरमेंट डिवाइस है। क्या मेजर करता है? तो कंट्रोलिंग यहाँ पे आपके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इसको क्या करता है बेटा? तो इसको मेजर करता है। अब ये मेजरमेंट जो है क्वांटिटेटिव भी हो सकता है एंड क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्या क्वांटिटेटिव, क्या क्वालिटेटिव मैम? तो मान के चलो मैंने यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया है 10,000 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं पर मंथ, राइट आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हो गई 10,200 यूनिट्स पर मंथ। तो ये मैंने जो है नंबर्स में मेजर किया, क्वांटिटी में मेजर किया, तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट। क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव क्या होता है? अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन तो किया, लेकिन जरूरी है कि चाहिए वैसे बनाओ। जैसे अगर हम शर्ट्स बना रहे हैं तो उसका एक साइजिंग होगा, एक फिटिंग होगी, एक क्वालिटी होगी, हमें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी तो मेंटेन करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स भी दिए होंगे। अब ये क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स चाहे क्लॉथ को लेके हो, चाहे फिटिंग को लेके हो, राइट, चाहे वो फिनिशिंग को लेके हो, तो ये सारी होती है आपकी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स कि भाई मुझे शर्ट्स बनाते वक्त ये तो देखना है कि मैं 10,000 शर्ट्स बना रही हूँ, लेकिन क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब जाहिर सी बात है क्वालिटी को हम नंबर्स में नहीं लिख सकते, बट क्वालिटी को मेंटेन करना, कंपेयर करना, उसको भी प्लान के मुताबिक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंसेस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और अगर उनमें मान के चलो कि हम इसको मेजर करते वक्त स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में मिसमैच है, ठीक है, दोनों मैच यहाँ पे नहीं कर रहे, जैसे कि यहाँ पे 10,000 एंड 10,200, तो 200 का डिविएशन है, प्लस 200 ज्यादा बना दिया, राइट। तो अगर डिविएशन है, मिसमैच है, तो हमें क्या करना है, इन परफॉर्मेंसेस को करेक्ट करना है, चेक करना है कि भाई मिसमैच क्यों है, क्या दिक्कत है, और उसको हमें सॉल्व करना है। हो सकता है कि ज्यादा बनाने के चक्कर में हमने क्वालिटी को खराब कर दिया, तो उसको भी हमें करेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे इन परफॉर्मेंसेस को करेक्ट करना सो दैट हम ये इंश्योर करें कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज है वो सारे लोग कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। मैं पहले से बताते आ रही हूँ कि मैनेजमेंट का काम होता है टू हेल्प इन अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे मैं अगर प्लान्स अचीव कर रही हूँ, प्लान के मुताबिक काम कर रही हूँ, करेक्शन कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, सो दैट मैं कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे अचीव कर सकूं, मैं प्लान के मुताबिक काम कर सकूं, मैं ये कोशिश कर सकूं कि कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करें, ठीक है। तो ये होता है आपका कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लो, एक्चुअल परफॉर्मेंस लो, दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करते वक्त कोई भी डिविएशन आया, दिक्कत आई, उसको पता करो क्यों आई, एंड देन उसको सॉल्व करो और प्लान के मुताबिक चलते रहो सो दैट कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सके, ठीक है। चलिए जाते हैं सबसे पहले ब्रीफ क्वेश्चन पे, जो कि है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। मैं बार बार हमेशा कहते आ रही हूं कि चाहे आप उसको नेचर कहो, चाहे आप उसको फीचर्स कहो, चाहे आप उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, ये सारी चीजें वन एंड द सेम है, राइट। क्या है फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, क्या है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग? तो सबसे पहली चीज, कंट्रोलिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। ये ना ही कंट्रोलिंग बट कोई भी अगर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहूँ या मैनेजमेंट की ही बात करूँ, हम कहते हैं कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग कैसे गोल ओरिएंटेड है? देखो बेटा, सिंपल सी बात है। कंट्रोलिंग क्या करता है, तो कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि हम जो हमने प्लान्स बनाए हैं वो प्लान्स को यहाँ पे फॉलो करें। कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट द प्लान्स आर फॉलोड, राइट। और उसके लिए वो बेटा क्या करता है, तो वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। कंपेयर हम क्यों करते हैं? टू चेक कि भाई यहाँ पे अगर कोई डिविएशन है, कोई प्रॉब्लम है, हम प्लान के मुताबिक नहीं चल रहे, तो इसका कॉजेस फाइंड आउट करके इसको हम करेक्ट कर सके, राइट। तो बेसिकली हम इंश्योर करते हैं कि हम प्लान्स को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि हम जब प्लान करते हैं, प्लानिंग उस हिसाब से करते हैं कि कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे हम अचीव कर सके, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे प्लान्स को फॉलो कर रही हूँ, बेसिकली मैं इंश्योर कर रही हूँ कि कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अचीव हो सके, उसको हम यहाँ पे एम तक लेके जा सके, एम को अचीव कर सके, राइट। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड है। वो इंश्योर करता है कि हम प्लान्स को फॉलो करते हुए चले, सो दैट हम कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। कहीं पे भी अगर ऐसे लगता है कि प्लान के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, राइट, तो पता किया जाता है कि क्यों, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और उसको करेक्ट किया जाता है सो दैट हम वापस प्लान के मुताबिक काम करने की शुरुआत कर सके। और इसीलिए कहते हैं कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। अब दूसरी चीज क्या है? कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव।
ऑल परवेसिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, तो ऑल परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। कंट्रोलिंग कहां पे प्रेजेंट है, एवरीवेयर का मतलब क्या, यहाँ पे मैं कंट्रोलिंग की बात करूं तो ऐसा नहीं है सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट कंट्रोलिंग करता है। टॉप लेवल कहो, आप चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहो, आप चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट कहो, ये तीनों लेवल्स पे कंट्रोलिंग फंक्शन यूज होता है। क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं, जब हम टारगेट सेट करते हैं तो हर लेवल पे करते हैं। अब टॉप लेवल का टारगेट होगा कि मुझे एक साल में इतना ये काम करना है, ये स्ट्रैटेजीज फाइंड करनी है, ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, ये एक्सपांशन करना है। अब मिडिल लेवल है तो ऑब्वियसली उसका भी कोई ना कोई टारगेट्स होगा। सिमिलरली गोज फॉर लोअर लेवल। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं, सबका टारगेट होता है, टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लान्स होते हैं, और इसीलिए कंट्रोलिंग एज अ डिवाइस हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे लगता है टू एंश्योर कि सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक काम करे, प्लान को स्टिक करते हुए उसके पाथ को, उसके रास्ते को, उसके स्टेप्स को फॉलो किया जाए। और इसीलिए कंट्रोलिंग हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक टीम में लगता है। तभी हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव, मतलब कंट्रोलिंग हर जगह पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि कंट्रोलिंग जो है दोनों बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग होता है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग मतलब क्या, बैकवर्ड मतलब पास्ट, ठीक है, एंड फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर। तो कंट्रोलिंग करते वक्त मुझे पास्ट एंड फ्यूचर दोनों में देखना होता है। क्यों, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करती हूँ, यहाँ पे जब मैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बेटा सेट करती हूँ, तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तो हम प्लानिंग के द्वारा ही सेट कर देते हैं जब हम फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो भी मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ये तो हम करंटली हमने क्या किया इसके बारे में देख रहे हैं कि भाई अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या किया क्या नहीं किया, राइट। तो जब मैं प्लानिंग को चेक करती हूँ, प्लान तो ऑलरेडी बन चुका है, बन के हो गया है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, फिर तो कंट्रोलिंग आया। तो इन अ वे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस यहाँ पे मेरा पास्ट है, जहां पे मैं इसको ऑलरेडी सेट कर चुकी हूँ। तो मैं कंट्रोलिंग करते वक्त एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पे जा रही हूँ। मतलब यहाँ पे ये बैकवर्ड लुकिंग हो गया कि भाई मैं पास्ट में देख रही हूँ कि हमने प्लान्स क्या बनाए थे, कैसे बनाए थे, प्लान में क्या दिया है, क्या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, राइट। उसके बाद मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रही हूँ। मान के चलो कि यहाँ पे डिविएशंस आ गए, राइट। तो मैं यहाँ पे इन डिविएशन के हिसाब से फीडबैक देखूंगी कि भाई आगे जाके नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आगे जाके क्या हम करेंगे कि ये दिक्कत वापस ना आए, राइट। तो हम फीडबैक देंगे, डिविएशंस को करेक्ट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे। तो इन अ वे टू करेक्ट डिविएशन जो भी हम प्लानिंग करेंगे वो फॉरवर्ड लुकिंग हो गया कि भाई ये चीजें हो गई, चलो ठीक है, मेरे को 1 लाख का सेल्स करना था लेकिन मैंने सिर्फ 80,000 का किया, अब ये तो पास्ट हो गया। मैं पास्ट को स्टडी कर रही हूँ, बैकवर्ड लुकिंग जा रही हूँ कि भाई ये दिक्कत क्यों आई, ये डिविएशन क्यों आया, कहाँ पे आपने गलती कर दी। बैकवर्ड लुकिंग हो गया। अब होने को तो नहीं बदल सकते ना, जो हो चुका है उसको आप कैसे बदलोगे। फिर भी हम कंट्रोलिंग करते हैं, क्यों करते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग की आगे जाके ये चीजें ना हो, ठीक है, आगे जाके दिक्कतें ना आए, आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ये इंश्योर करने के लिए हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग ये देखता है कि क्या हुआ, क्या गलती हुई, क्यों हुई, और फिर फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग करता है कि भाई आगे जाके ये दिक्कतें ना आए, ये प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हमें स्पेसिफिक स्टेप्स और स्ट्रेटेजीज जो भी बनानी है आप उसको बना लो। और इसीलिए कहते हैं कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग होता है। बैकवर्ड क्यों, क्योंकि वो प्रीवियस परफॉर्मेंस को चेक करता है। फॉरवर्ड क्यों, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि आगे जाके सेम मिस्टेक्स रिपीट ना की जाए, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर क्या कहता है कि कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक ना ही कंट्रोलिंग बट ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। हम कहते हैं यहां पे कि कंट्रोलिंग इज द
लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट। बट ये हम जो कहते हैं ये रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, प्लानिंग के बाद हमने किया ऑर्गेनाइजिंग, फिर हमने किया स्टाफिंग, फिर हमने किया डायरेक्टिंग, देन हम करेंगे कंट्रोलिंग, ठीक है, POSDC। लेकिन कंट्रोलिंग के बाद क्या यहाँ पे ये एंड हो जाता है? नहीं, कंट्रोलिंग के बाद एक बार हमने गोल्स अचीव कर लिए, ठीक है, फिर हम न्यू गोल सेट करते हैं, न्यू ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और इसीलिए बैक टू प्लानिंग जाते हैं, बैक टू POSDC जाते हैं। तो ये जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, याद रखना, इट इज लाइक अ साइकिल। प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग, स्टाफिंग से डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग से कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग से बैक टू प्लानिंग आप जाओगे। तो यहाँ पे जब तक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते रहेगा। एक गोल अचीव किया तो रुकना थोड़ी, आप नेक्स्ट गोल सेट करोगे, तो नेक्स्ट गोल सेट करोगे, वापस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ करोगे ना। एग्जैक्टली तो कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है टिल द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। जब तक बिजनेस है, मैनेजमेंट है, जब तक मैनेजमेंट है तब तक सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस साइकिल पे यहाँ पे चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब टू द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग मैं कहती हूँ एक तरीके से एक मेजरमेंट डिवाइस है जो ये इंश्योर करता है कि हम प्लान्स को फॉलो करते हुए चले। बट क्यों कंपनीज को प्लान्स को फॉलो करना है? क्यों जरूरी है कि एकदम हम प्लान से चिपक के काम करें, प्लान के मुताबिक काम करें, एकदम प्लान टू प्लान यहाँ पे काम करें? क्यों ये जरूरी है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि कंट्रोलिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। जैसे मैंने कहा कि हम जब भी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग इज डन टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हम जब भी प्लानिंग करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि प्लान उस हिसाब से करें कि हम कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे अचीव कर सके, राइट। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग की बात की जाए बेटा, तो कंट्रोलिंग इंश्योर्स द प्लान्स आर फॉलोड। तो बेसिकली हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म है हम उसको यहाँ पे अचीव कर सके। तो बेसिकली हम क्या इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म है हम उसको यहाँ पे अचीव कर सके। तो बेसिकली कंट्रोलिंग इंश्योर करता है दैट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म्स आर अचीव्ड, ठीक है। तो इसीलिए कंट्रोलिंग को कहते हैं कि कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि गोल्स ऑफ द फर्म जो है उसको हम यहाँ पे अचीव कर सके, ठीक है। चलिए जाते हैं टू द सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट बेटा क्या कहता है? अब देखिए ये कहता है कि जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स हम कैसे जज करते हैं? एक बेसिक से सिंपल सी बात मैं आपको बता रही हूँ। मान के चलिए कि हमने यहाँ पे कह दिया कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है वो हमने सेट किया था 10,000 यूनिट्स पर वीक, मान के चलो, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे 10,000 यूनिट्स पर वीक जो है वो मुझे प्रोड्यूस करना है। अब मेरा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो रियल परफॉर्मेंस है, वो तो मैंने यहाँ पे बेटा देखा, तो मैंने तो 12,000 यूनिट्स यहाँ पे पर वीक बना लिया। तो इन अ वे मैंने यहाँ पे 2,000 यूनिट्स जो है ज़्यादा बनाया। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी मैंने यहाँ पे प्लानिंग की थी, जो भी मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनाई थी, ये एक्यूरेट नहीं थी। एक्यूरेट होती तो मैं इतना ज़्यादा बना लेती क्या? नहीं। तो ये एक्यूरेट नहीं थी। मैंने मेरे रिसोर्सेज को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट किया, अंडर यूटिलाइज करते हुए मैंने प्लानिंग करी। मैंने सोचा कि 10,000 यूनिट्स मैक्सिमम बना सकते हैं, बट मेरी रियल कैपेसिटी तो उससे कई गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें समझ में आएगा कि भाई मेरी जो प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज है वो सही नहीं है, मैंने यहाँ पे ये सही नहीं किया है, मैंने इसको गलत किया है, और इसीलिए मैं क्या करूँगी, तो ये प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज को मैं यहाँ पे रीफ्रेम
करूंगी, मैं इनको वापस बनाऊंगी, मैं इनको रीफ्रेम करूंगी, ये इंश्योर करूंगी कि भाई मैंने प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज बनाते वक्त इसको गलत बनाया है, ठीक से प्रॉपरली नहीं किया है, तो इसको रीफ्रेम करो, राइट। तो इस कंट्रोलिंग से हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज एक्यूरेट नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ करी है, तो आप इसको रीफ्रेम करके बैक टू प्लानिंग जा सकते हो एंड देन अकॉर्डिंगली अपनी काम की वापस शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पे जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हम सबको बताएं कि जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस आर ऑलवेज लिमिटेड। याद रखिएगा कि जो भी हमारे रिसोर्सेस होते हैं वो हमेशा कैसे होते बेटा, तो लिमिटेड होते हैं, और इसीलिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि ये जो रिसोर्सेस है इसको हम एफिशिएंटली यूज करें, मतलब यहाँ पे जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो बिल्कुल ना करें, राइट। तो कंट्रोलिंग क्या इंश्योर करता है कि भाई मेरे जो भी रिसोर्सेज है, ऑर्गेनाइजिंग ने तो मुझे रिसोर्सेज है, लोग है, सब लाके दे दिया, चलो ठीक है, मेरे पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को लेके मैं काम कर रही हूँ, बट क्या मैं वेस्टेज कर रही हूँ? क्या ऐसे हो रहा है कि भाई कुछ लोग है काम नहीं कर रहे, कुछ लोग प्लान के मुताबिक नहीं चल रहे, कुछ लोग ठीक से रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे। प्लानिंग में तो आपको देखा हुआ है ना कि भाई मैं इतना काम कर सकता हूं, मेरा ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। तो कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि हम जो है यहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करें, बिल्कुल भी यहाँ पे वेस्टेज ना करें। अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है, अगर सेल्स कम हो रहा है टारगेट के मुताबिक, तो भाई क्यों कम हो रहा है? कुछ लोग काम नहीं कर रहे, या यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, या वर्कर्स जो है समय से ठीक से काम नहीं कर रहे, प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है, जो भी रीजन है फाइंड आउट करके करेक्ट करो। बट मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अचीव करना है, मुझे यहाँ पे प्लानिंग के मुताबिक चलना है, सिंपल सी बात है। तो कंट्रोलिंग एक तरीके से ये भी इंश्योर करता है कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो, और यहाँ पे हम कम से कम कॉस्ट में भी प्रोडक्शन करें। और याद रखिएगा जब भी हम यहाँ पे बेटा प्लानिंग करते हैं, राइट, तो प्लानिंग में हम कॉस्ट एंड टाइम दोनों मेंशन करते हैं कोई भी काम को करने के लिए, कि मेरा एक शर्ट बनना चाहिए इतने टाइम में, इतने कॉस्ट में, राइट। तो इन अ वे वो ऑलरेडी इंश्योर कर रहा है कि भाई मुझे जितने रिसोर्सेज चाहिए मैं उतना ही यूज करूं, मेरी कॉस्टिंग मिनिमम रहे। अब मेरी कॉस्टिंग बढ़ गई तो वापस कंट्रोलिंग आएगा कि भाई मैंने तो बोला था कि मेरा जो शर्ट है 10 रुपीज पर शर्ट मेरा खर्चा होना चाहिए, मेरी कॉस्ट होनी चाहिए, बट यहाँ पे मैंने खर्चा कर दिया 15 रुपया पर शर्ट, तो मैंने यहाँ पे 5 रुपीज से मेरा कॉस्ट बढ़ाया। क्यों, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, किधर रिसोर्स वेस्ट हुआ, पता करो, करेक्ट करो, राइट। तो यहाँ पे मैं इंश्योर कर रही हूँ कि मेरे जो रिसोर्सेज है वो भी ऑप्टिमम यहाँ पे यूटिलाइज हो, वो भी यहाँ पे प्रॉपरली यूटिलाइज हो, और बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। ये देखिए यहाँ पे जब मैं कंट्रोलिंग करती हूँ तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस and actual performance of the employees, right? तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव करती हूँ तो ये एक एडवांटेज है मेरे लिए एज एन एम्प्लॉय। इसी के बेसिस पे जो प्रमोशंस है, इंक्रीमेंट्स है, इंसेंटिव्स है, ये डिसाइड होंगे, राइट। तो इन अ वे मैं मोटिवेट हो जाती हूँ कि मेरा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मेरे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच करे, कि भाई मुझे जो टारगेट दिया गया है मैं उसको अचीव करूँ, जो मुझे प्लान दिया गया है मैं उस मुताबिक काम करूँ, सो दैट एंड ऑफ द ईयर जब भी इंक्रीमेंट हो, बोनस हो, मोटिवेशन एक रहता है कि भाई मैंने जैसे कहा था वैसे काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे ज्यादा प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस मिलने के चांसेस होते हैं। तो कंट्रोलिंग एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन के तौर पे है कि भाई देखो आपको ये काम करना है, ऐसे काम करना है, और ऑब्वियसली वो काम हम करेंगे और जैसे कहा है वैसे करेंगे, तो हमें उस हिसाब से कंपनी इंसेंटिव्स, बोनसेस, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस ऐसी चीजें ऑफर करती है जो कांस्टेंट मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज है टू वर्क बेटर, टू वर्क हार्डर, टू अचीव द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कि प्लान के मुताबिक काम करके हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म को अचीव कर सके, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन।
ये ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इंश्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भाई जो एम्प्लॉयज है वो डिसिप्लिन से काम करे, जैसे कहा है वैसे काम करे। यहाँ पे जब मैं प्लानिंग करती हूँ, राइट, तो मैंने क्या कहा बेटा, प्लानिंग में हम यहाँ पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करते हैं, राइट। तो एज पर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉयज है उनको इसी के मुताबिक काम करना है, क्योंकि मुझे तो मेरा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस ये दोनों मैच करना है, राइट। तो एक तरीके से मैं कह रही हूं कि भाई आपको ये काम करना है, ऐसे काम करना है, और मैं ये भी इंश्योर कर रही हूं कि जो काम जैसे बोला गया है एम्प्लॉयज वैसे ही करे, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पाएंगे, मैच नहीं कर पाएंगे तो डिविएशंस आएंगे, डिविएशंस आए तो क्यों आए, कैसे आए, किसने किया, क्यों किया, ये हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयज की एक मजबूरी हो जाती है कि प्लान के मुताबिक ही हमें चलना है, क्योंकि अगर हम नहीं चलते तो डिविएशंस आने के कारण पता किया जाएगा कि भाई डिविएशंस क्यों आए। तो एक तरीके से ये एक इंश्योरिटी है कि एम्प्लॉयज दे वर्क एज पर द प्लान, दे वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, दे वर्क एज पर द प्रोसीजर गिवन, कि आपको ये काम करना है, ऐसे ही करना है, और एम्प्लॉयज उसको फॉलो करे। नहीं करते तो भाई डिविएशंस आएंगे तो पता किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट चीज क्या कहती है, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। सी कोऑर्डिनेशन इन एक्शन हम कैसे फैसिलिटेट करते हैं, तो यहाँ पे बेटा जब हम प्लानिंग करते हैं तो इस प्लानिंग में हम एक सेट प्रोसीजर दे देते हैं कि भाई मुझे जो भी काम करना है इस प्रोसीजर के मुताबिक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मैंने यहाँ पे प्लानिंग में प्रोडक्शन को लेके प्लानिंग की, राइट। तो प्रोडक्शन को लेके मैंने टारगेट सेट किया कि भाई मुझे 2000 शर्ट्स पर मंथ बनाने हैं, देन उसका मैंने कॉस्ट सेट किया, देन मैंने उसका टाइम सेट किया कि भाई 2000 शर्ट महीने में बनाने हैं, कितने कॉस्ट में एक शर्ट बनना चाहिए, कब तक मेरा जो टोटल प्रोडक्शन है कंप्लीट होना चाहिए, मेरे यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, राइट, कि शर्ट बना रहे हो तो ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में कुछ भी बना दिया, क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्लानिंग में ये सारी चीज़ें बता के रखी है कि मेरा जो शर्ट्स है कैसा, कब, कितना, कितने पैसे में बनना चाहिए, राइट। लेकिन जब मैं कोऑर्डिनेशन की बात करती हूँ, कंट्रोलिंग कैसे कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है, तो यहाँ पे हम जब भी ये प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, ये तो मैंने प्लानिंग में बताया, बट जब हम एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं सो वी इंश्योर कि मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस यहाँ पे मैच हो, राइट। तो एम्प्लॉयज वही प्रोसेस फॉलो करे, वही प्रोसीजर को फॉलो करे जो मेरे प्लान में दिया गया है, उस कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है प्लानिंग के मुताबिक मेरा जो है प्रोसेस चालू हो, उस हिसाब से मेरा कंट्रोलिंग डिवाइस होगा कि भाई मुझे तो ये चेक करना है कि क्या मैं मेरे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को मैच कर पा रही हूँ या फिर नहीं, राइट। तो सब लोग यहाँ पे मिलकर काम करेंगे, सबको ये प्लान्स, देखो प्लानिंग कभी भी ऐसे नहीं होती है कि मेरे को पता और वो एक सीक्रेट है, राइट। अगर एम्प्लॉयज प्रोडक्शन कर रहे हो तो सबको पता होगा कि मेरे स्टैंडर्ड टारगेट्स क्या है, मुझे कौन सी क्वालिटी का शर्ट बनाना है, कितने कॉस्ट में और कितने टाइम में, तो सब लोग उसी के मुताबिक चलेंगे। और अगर एक भी व्यक्ति यहाँ पे गड़बड़ करता है तो जाहिर सी बात है एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं होगी। तो ये कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, मैं ये करता हूँ, राइट। सो इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन, और ये कोऑर्डिनेशन एक डिपार्टमेंट में नहीं होता है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्योंकि प्लानिंग जो होती है टॉप लेवल पे गोल्स को अचीव करने के लिए वो हर एक डिपार्टमेंट को इंक्लूड करके की गई होती है ना। एक डिपार्टमेंट काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे क्या, नहीं होंगे। और इसीलिए सारे डिपार्टमेंट मिलकर इंश्योर करते हैं कि हम प्लान्स को फॉलो करें। हाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग सब प्लान होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, बट अल्टीमेटली सारे डिपार्टमेंट्स को मिलकर ही तो गोल्स अचीव करना है, राइट। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट वो है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखिए, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, कंट्रोलिंग लास्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो बैक टू प्लानिंग आपको लेके जाएगा। बट क्या रिलेशन है, क्या प्लानिंग करना जरूरी है कंट्रोलिंग के लिए, क्या कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो प्लानिंग नहीं काम का, ये हम यहाँ पे पता करेंगे। एक कहने के लिए तो कहते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दे कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट का मतलब क्या है, वो इंटरडिपेंडेंट है, एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। अकेला प्लानिंग है
तो कोई काम का नहीं, अकेला कंट्रोलिंग है कोई काम का नहीं, बट दोनों अगर साथ में है तो ये कमाल कर देते हैं। कैसे, क्या, क्यों, पता करते हैं, राइट। यहां पे सबसे पहली चीज अगर कही जाए तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखिए, जब मैं प्लान करती हूं ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, मैं यहां पे कोई चीज कर नहीं रही हूं, प्लानिंग तो एक बेस है, मैं बस ये बता रही हूं कि अगर मुझे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म अचीव करना है तो मैं इसके मुताबिक ऐसे करके कर सकती हूं, मैं बस एक प्लान कर रही हूं, इट इज जस्ट अ प्लानिंग। मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने कोई रिसोर्सेज नहीं लाए, मैंने काम की शुरुआत नहीं की, मैंने बस एक आइडिया दी, एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक प्लान बनाया कि मुझे अगर गोल्स को अचीव करना है, ये चीज कर ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं गोल्स को अचीव कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं यहां पे कंट्रोलिंग की बात करूं, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि भाई मैंने प्लानिंग में तो बोल दिया कि मुझे ये करना है, बट क्या मैंने रियल में किया, क्या प्लान के मुताबिक मैंने काम किया, हाँ वेरी गुड, ना तो क्यों, क्या गलती हो गई। तो यहाँ पे प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, कंट्रोलिंग जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है। लेकिन मुझे अगर कंट्रोलिंग करना है तो कंट्रोलिंग के लिए मुझे चाहिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। कंपेयर किससे करूं भाई, तो उसके लिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस चाहिए। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मुझे कौन देता है, प्लानिंग देता है, जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मुझे प्लानिंग देता है। प्लानिंग के टाइम हम एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करते हैं, तो अगर प्लानिंग नहीं है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है ही नहीं, तो क्या मैं कंट्रोलिंग कर सकती हूँ, किसको देके करूं, कैसे पता चलेगा कि मेरा टारगेट ही नहीं तो क्या मैं टारगेट के मुताबिक काम कर रही हूं। अरे टारगेट है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, क्वांटिटेटिव टारगेट है, तभी तो कंट्रोलिंग देखेगा कि टारगेट फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। बट अगर प्लानिंग ही नहीं करते, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए कोई डिवाइस ही नहीं है। और इसीलिए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आप यहां पे कह सकते हो दे ऑलवेज को एग्जिस्ट, वो एक साथ होना जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग एक बेस ऑफ कंट्रोलिंग दे देता है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देता है, जिससे कंपेयर किया जाता है, जिससे डिविएशंस पता चलते हैं। प्लानिंग अगर नहीं है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस नहीं है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन का कोई यूज नहीं, क्योंकि कंपेरिजन के लिए कोई एक स्टैंडर्ड, कोई एक टारगेट, कोई एक लिमिटेशन ही नहीं है, राइट। सेकेंड चीज क्या कहती है कि दोनों जो फंक्शन है वो इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड है। इस जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है, राइट, ये दोनों फंक्शन जो है एक तरीके से लिंक्ड है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहां पे कंपेयर करता है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कौन देता है बेटा, तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है हमारी प्लानिंग देती है, राइट। तो यहां पे अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करूं, कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस चाहिए, तो प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग के पास स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, राइट। कंट्रोलिंग है तभी हमें अगर कोई डिविएशंस है, अगर मुझे प्लान्स को रीफ्रेम करने की जरूरत है तो मुझे पता चलता है, जाहिर सी बात है। तो मैं अगर कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग की बात करूं, वो इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड है ना। अगर कंट्रोलिंग है तभी तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि मेरे प्लान के मुताबिक काम हो, प्लानिंग है तभी तो कंट्रोलिंग हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग ही तो आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दे रहा है, राइट। तो इन अ वे प्लान्स के मुताबिक काम करने के लिए कंट्रोलिंग चाहिए कि भाई हम प्लानिंग के हिसाब से काम कर सके। कंट्रोलिंग करने के लिए प्लानिंग की जरूरत है कि भाई हमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देगा कौन, हम मेजर किस हिसाब से यहाँ पे करेंगे। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हो कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग जो है हैंड इन हैंड चलता है। अगर प्लानिंग किया, कंट्रोलिंग नहीं किया, तो प्लान का क्या फायदा अगर हम यही इंश्योर नहीं कर पा रहे कि चीजें एज पर प्लान हो रही है। प्लान कर दिया, रख दिया, अभी जैसे काम चल रहा है चलने दो, एंड में पता चला कि अरे प्लान के हिसाब से किया नहीं तो हमने गोल्स अचीव नहीं किए, क्या मतलब है, राइट। प्लानिंग कर दिया, कंट्रोलिंग नहीं किया, वेस्टेज है।
बट अगर कंट्रोलिंग करना ही है तो उसके लिए प्लान्स तो चाहिए। अगर प्लान्स है ही नहीं तो क्या आप कंट्रोलिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। और इसीलिए ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। और यहाँ पे प्लानिंग भले फ्यूचरिस्टिक है, भले वो एक बेस देता है, बट कंट्रोलिंग जो है वो रियल परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करता है, सो दैट अगर कोई भी डिविएशन हो तो हम उसको फाइंड आउट कर सके। राइट, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि दोनों प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है दोनों बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग है। अब कंट्रोलिंग कैसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड है ये तो मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड फंक्शन इसीलिए है क्योंकि मुझे अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करना है जो ऑलरेडी हो चुका है। राइट, अब मैंने अगर 80,000 सेल्स किया, 1 लाख करना था, 80,000 किया, कर दिया, हो गया, क्या मैं उसको बदल सकती हूँ? नहीं बदल सकती। दैट इज माई पास्ट। मैं उसको चेक करके, कंपेयर करके, मिस्टेक्स फाइंड आउट करके आगे का सोच सकती हूँ कि कल उठ के मैं 1 लाख सेल्स कर सकूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है। राइट, तो फ्यूचरिस्टिक प्लान कर सकती हूँ। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों है। बट यहाँ पे मैं अगर प्लानिंग की बात करूं, प्लानिंग करते वक्त ऑब्वियसली मैं मेरी प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस को चेक करूंगी कि भाई लास्ट टाइम मैंने प्लानिंग की थी, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते वक्त, कंट्रोलिंग करते वक्त क्या दिक्कतें आई, क्या हमने गलती की थी, क्या हमने सही नहीं किया था। ये पहले कभी प्लान किया है, प्लान करते वक्त कोई मिस्टेक किया, क्या दोबारा उसको कभी रिपीट करते हो? नहीं ना। तो प्लानिंग करते वक्त कंपनी जो है अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस, प्रीवियस टारगेट्स, प्रीवियस प्लान्स को चेक करती है कि भाई मैंने लास्ट टाइम ये किया था, ऐसे किया था, उसका रिजल्ट मुझे क्या मिला था, क्या मुझे दोबारा करना है, क्या मुझे दोबारा नहीं करना है। राइट, तो इन अ वे ये प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को चेक करना है, एक तरीके से आप कह सकते हो बैकवर्ड लुकिंग हो गया प्लानिंग के लिए। राइट, और हम सबको पता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग इज ऑलवेज क्या, तो फ्यूचरिस्टिक, कल के लिए प्लान करते हैं, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, इतना सेल्स करेंगे, फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो यहाँ पे मैंने फ्यूचरिस्टिक सोचा, उसका मतलब ये क्या हो गया, तो फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। तो इन अ वे मैं कह सकती हूँ कि प्लानिंग भी दोनों बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि यहाँ पे मैं बैकवर्ड प्लान्स, बैकवर्ड स्ट्रैटेजीज, प्रीवियस प्लान्स, प्रीवियस वर्क ऑफ द कंपनी चेक करती हूँ बिफोर मैं प्लान करूँ। राइट, और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है प्लानिंग जो है फ्यूचरिस्टिक है, कल को सोचते हुए किया जाता है, इसीलिए ये फॉरवर्ड लुकिंग है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या कहता है, प्लानिंग जो है प्रिस्क्रिप्टिव होता है। प्रिस्क्रिप्टिव क्यों? क्योंकि प्लानिंग करते वक्त हम अपनी आइडियाज, स्ट्रैटेजीज, प्लान्स, प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें हम लिस्ट डाउन करते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं। ये मेरा प्लान है, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये चीजें करेंगे। तो प्रिस्क्रिप्टिव एक डिटेल्ड प्लान बनता है, रिटर्न प्लान बनता है, प्रिस्क्रिप्शन बनता है। रियल में आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई काम की शुरुआत नहीं कर रहे हो, बस एक लिखित में प्लान बना रहे हो कि हमें अगर गोल्स अचीव करना है तो इन चीजों को करना होगा, ऐसे करना होगा, ये स्टैंडर्ड्स, ये टारगेट्स होंगे। एक तरीके से एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के तौर पर आप इसको बनाते हो। जबकि मैं अगर यहाँ पे कंट्रोलिंग की बात करूं तो कंट्रोलिंग का मेन काम शुरू होता है जब एक्चुअल परफॉर्मेंस शुरू होता है, जब एक्चुअल काम शुरू होता है तब कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है देखने के लिए कि भाई हमने जो काम की शुरुआत की, जो हम काम कर रहे हैं, क्या इस लिखे हुए प्लान के मुताबिक कर रहे हैं। अगर हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं तो डिविएशन क्यों है, क्या रीजन है, क्या करेक्शंस हमें यहाँ पे करने होंगे। सिंपल सी बात है। राइट, तो यहाँ पे प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, एक तरीके से एक पेपर में आप प्लान बनाते हो, बट कंट्रोलिंग जो है वो इवैल्यूएटिव है, वो चेक करता है कि क्या चीजें हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कब हो रही है और क्या प्लान के मुताबिक हो रही है। अगर नहीं तो अगेन रीजंस फाइंड आउट करना और उसको करेक्ट करना, तो इवैल्यूएशन करना, चेक करना, मेजर करना। राइट, चलिए आगे जाते हैं। अब
एक डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि कंट्रोलिंग चैप्टर ही बेटा बहुत ही सिंपल है। ये पूरा चैप्टर जो है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस पे रिवॉल्व हो जाता है। ठीक है, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जाहिर सी बात है कि इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अभी क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कहता है कि कंपनी थी, कंपनी का नाम बेटा क्या था, तो अमायरा लिमिटेड। कंपनी का नाम बेटा क्या था, अमायरा लिमिटेड। अभी कंपनी ने क्या किया, तो ये कंपनी ने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरास लगा दिए ये देखने के लिए कि मेरे जो एम्प्लॉयज है क्या प्लान के मुताबिक कर रहे हैं, क्या जो मेथड मैंने बताया था प्लान में क्या उसको फॉलो कर रहे हैं, एक तरीके से उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, चेक रखने के लिए कि अगर भाई नहीं कर रहे, प्लान के मुताबिक काम नहीं कर रहे, समय से काम नहीं कर रहे, तो देखना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा। तो ये जो अमायरा लिमिटेड ने किया, ये जो उन्होंने काम किया, यहाँ पे कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताया हुआ है। सिर्फ फंक्शन आपको यहाँ पे बताना है कि ये अमायरा लिमिटेड का जो स्टेप है इट कम्स अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इजी सवाल है भाई, गलत जवाब तो दे ही नहीं सकते, बट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब यहाँ पे दीजिएगा। और अब हम आते हैं टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, जिसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। एक बार लगातार कहती हूँ कि प्रोसेस वाले क्वेश्चंस जब भी आए तो इसके सीक्वेंस और स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं कंट्रोलिंग करना चाहती हूँ, कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम कंपनीज में कंट्रोलिंग नहीं करते तो ये हो सकता है कि प्लानिंग करने के बाद, रिसोर्सेस डालने के बाद, पैसा डालने के बाद भी हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव ना कर सके। तो कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि कंट्रोलिंग करके ही हम इंश्योर कर सकते हैं कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म को हम अचीव करें। लेकिन करें कैसे कंट्रोलिंग को, क्या स्टेप्स फॉलो करें, कैसे कंट्रोलिंग होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज अगर कंट्रोलिंग की बात की जाए तो कंट्रोलिंग में आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं कहती हूँ कि कंट्रोलिंग क्या करता है, तो कंट्रोलिंग का सबसे बड़ा काम होता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पे कंपेयर करना। एक कंपेयर करने के लिए सबसे पहले मेरे पास स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होना जरूरी है। अगर मेरे पास एक बेस ऑफ कंपैरिजन ही नहीं है तो मैं कंपेयर करूं तो करूं किससे। और इसीलिए सबसे पहली चीज यहाँ पे होती है कि आप आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस को यहाँ पे सेट करो, एक टारगेट को यहाँ पे आप सेट करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि मुझे यहाँ पे 1000 शर्ट्स बनाने हैं पर वीक, तब मैं जाके देखूंगी कि भाई ये वीक में मेरे कितने शर्ट्स बने, क्या 1000 बने, 1000 से ज्यादा बने, 1000 से कम शर्ट्स यहाँ पे बने। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब चलो मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, मैंने टारगेट सेट कर दिया, मैंने तो बोल दिया कि मेरे एक हफ्ते में इतने शर्ट्स बनने चाहिए, बट क्या बने, क्या किया, तो यहाँ पे मैं मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, यहाँ पे मैं मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर रही हूँ, तो मेजर कर रही हूँ। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बेटा बहुत अगेन ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं जब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करती हूँ, एक टारगेट सेट करती हूँ, ये तो कह देती हूँ कि काम इतना होना है, ऐसे होना है, बट क्या काम ऐसे हुआ नहीं हुआ विदाउट मेजरमेंट आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा। और इसीलिए यहाँ पे मैं मेरी रियल परफॉर्मेंस को चेक करती हूँ कि भाई प्रोडक्शन हुआ, कितना हुआ, क्या क्वांटिटी थी, क्या क्वालिटी थी। बिना मेजरमेंट किए मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा जो करंट काम है, क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। चलो ठीक है, मैंने टारगेट सेट कर दिया, मैंने करंट परफॉर्मेंस को यहाँ पे मेजर कर दिया, लेकिन मेजर किया क्यों? ऑब्वियस सी बात है सो दैट हम उसको कंपेयर कर सके। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहला काम किया था कि मैंने यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया था, राइट? उसके बाद मैंने मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया कि मैंने करंटली कितना काम किया, क्या काम किया। तो मान के चलो कि मैंने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया था कि मुझे यहाँ पे 1000 शर्ट्स पर मंथ सेल करना है, राइट? करंट मैंने सेल्स को चेक किया तो इन द मंथ ऑफ जनवरी मैंने यहाँ पे 965 शर्ट्स को सेल किया।
मतलब यहाँ पे टारगेट था 1000, बेचा कितना, तो 965। तो आप कह सकते हो कि मैंने यहाँ पे 35 शर्ट्स कम बेचे एज कंपेयर टू माई टारगेट। कंपेयर नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि गलती है नहीं है, और गलती है तो कहाँ पे है। अरे अगर डिविएशन है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हम टारगेट को पूरा नहीं करते या ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में जो मिसमैच होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, तो इसको कहते हैं डिविएशन। ये डिविएशन अगर पता चलेगा, मिस्टेक पता चलेगी, तभी तो उसका कारण फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करोगे। अरे मान के चलो कि मैंने शर्ट्स कम क्यों बेचे, क्योंकि जो मेरे सेल्स पर्सन है इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इनको ठीक से काम आता नहीं है। तो ठीक है भाई, इनको ट्रेनिंग दे दो और ये शर्ट्स को बेचने में उनको सपोर्ट करो, ट्रेनिंग दो, उनको सिखाओ, सो दैट वो टारगेट को कंप्लीट कर सके, राइट। तो यहाँ पे जब मैं कंपैरिजन की बात करती हूँ, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड टारगेट सेट करते हैं। टारगेट सेट करने के बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि भाई ये टारगेट से पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करने के बाद अगर मान के चलो डिविएशन है, राइट, इफ देयर आर नो डिविएशंस, तो ये स्टेप यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखा, दोनों मैच हो रहे हैं, चलो बढ़िया काम चल रहा है, चलते रहने दो। बट मान के चलो अगर डिविएशंस है, इफ देयर आर डिविएशंस, तो ये डिविएशंस के रीजंस, कॉजेस को फाइंड आउट करो। ठीक है, कि भाई मेरे डिविएशंस है, 35 शर्ट्स मैंने कम बेचे, क्यों, क्या दिक्कत आई, एडवर्टीजमेंट नहीं की, ट्रेनिंग नहीं मिली, क्या दिक्कत आई, ये रीजन को फाइंड आउट करना। ये देखो, अगर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का जब तक कारण पता नहीं चलता आप उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे इस स्टेप में मैं ये देख रही हूँ कि मेरे डिविएशन क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्या दिक्कत आई है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कहाँ, राइट। और प्रॉब्लम पता चलने के बाद जाहिर सी बात है कि मेरा जो भी डिविएशन है मुझे उसको करेक्ट करना है। बट ये डिविएशन कैसे करेक्ट करोगे, ठीक है। तो जब भी बेटा यहाँ पे मैं डिविएशन की बात करती हूँ, दो तरीके के डिविएशंस होते हैं। एक कभी कभी माइन्यूट चेंजेस होते हैं। अभी एक बच्चा मेरे को पूछता है कि मैम मान के चलो कि आपने टारगेट सेट कर दिया था 1000 शर्ट्स पर वीक, राइट, सामने वाले व्यक्ति ने 1001 शर्ट बनाए या 999 शर्ट्स बनाए, तो भी आप डिविएशन करोगे और उसको फाइंड आउट करोगे? नहीं। ये देखो, छोटी मोटी चीजों को फाइंड आउट करके उसके पीछे नहीं पड़ा जाता है। हम कहेंगे कि हर चीज को मैनेज करेंगे तो कुछ को नहीं कर पाएंगे। डिविएशंस कब होते हैं, मिस्टेक्स किसको गिना जाता है, जब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। और इन बड़े प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। कंपनीज क्या करती है, कुछ ऐसे की एरियाज यहाँ पे बना देती है, ठीक है, KRAs मतलब क्या, की एरियाज, राइट। तो कुछ ऐसे की एरियाज बना देती है कि भाई यहाँ पे अगर कुछ भी गलती होती है तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। अब मान के चलो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज पर यूनिट से बढ़ गया, राइट, और कुरियर का खर्चा 20 रुपीज पर यूनिट से बढ़ गया, तो मुझे दोनों प्रॉब्लम है, दोनों मेरा खर्चा बढ़ गया, दोनों का डिविएशन। अरे पोस्टल के खर्चे पे तुम्हारा कोई कंट्रोल है क्या? नहीं है ना। अगर कुरियर का खर्चा बढ़ गया, कुरियर कभी कभार करते हो, कुरियर का खर्चा अगर बढ़ गया भी तो भी आप उसमें कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। तो मैं इस कॉस्ट को यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करूंगी, इसके पीछे नहीं पड़ूंगी। बट ये मेरा की एरिया है कि अगर 5 रुपीज पर यूनिट मेरा बढ़ गया, अगर मैं लाखों यूनिट्स बनाती हूँ तो लाखों रुपए से खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, तो इसके पीछे मैं एनालिसिस करूंगी कि ये मेरा 5 रुपया क्यों बढ़ा, क्या रिसोर्सेज वेस्ट हुए, किधर वेस्टेज हुआ, उसको मैं कैसे कम कर सकूं और कैसे ये कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सकूं, राइट। तो डिविएशंस की एरियाज में है। देखो, कुछ जो डिविएशंस है, कहीं खर्चा बढ़ गया, अब यहाँ पे जो मेरा लीगल फीस है बढ़ गया, मेरा कुरियर का चार्ज बढ़ गया, तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते। पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, क्या उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। तो इन एरियाज पे फोकस ना करना। कहने का मतलब ये है कि हर डिविएशन एक डिविएशन नहीं होता है। डिविएशंस वहां पे एनालाइज किया जाता है जब वो आपके की एरियाज में हो एंड प्लस वो आपके कंपनी के कंट्रोल में हो, जिसको आप यहाँ पे करेक्ट कर सको।
ठीक है। अब दूसरा डिविएशन क्या होता है, तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये जैसे मैंने कहा कि हर चीज को मैनेज करने जाओगे ना तो नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि जो माइनर डिविएशंस होते हैं, छोटे मोटे जो डिविएशंस होते हैं, उनको हमें हमेशा इग्नोर करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टारगेट सेट किया था 1000 यूनिट्स पर मंथ, ठीक है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हुआ 1001 यूनिट्स पर मंथ, तो क्या इसको मैं डिविएशन बोलूंगी? नहीं, इसको इग्नोर करूंगी। माइनर चेंजेस है, 2%, 5%, 10% का मुझे यहाँ पे डिविएशन गैप रखना है। मैं यहाँ पे कह सकती हूँ प्लस और माइनस 10%, राइट। तो अगर 1100 हुआ तो भी दिक्कत नहीं है, अगर 900 हुआ तो भी दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक रेंज बना दी कि इस रेंज में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो मैं उसको क्या करूंगी? इग्नोर करूंगी। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, इनको मैं यहाँ पे मैनेज करने नहीं बैठूंगी, क्योंकि इतना तो कम ज्यादा होते रहता है। टारगेट सेट किया, डॉट उतना ही होना पॉसिबल नहीं है। इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो डिविएशन को एनालाइज करते वक्त हर एक मैनेजर को दो चीज ध्यान में रखनी है। क्या वो डिविएशन की एरिया में है जिससे कंपनी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट को इफेक्ट पड़ सकता है? क्या वो आपके कंट्रोल में है? हाँ, तो चेक करो। दूसरा, वो डिविएशन कितना बड़ा या छोटा है। अगर माइन्यूट जो द डिविएशन है 1%, 2%, 5%, तो उसके पीछे नहीं पड़ना, उसको आपको इग्नोर करना है। जैसे काम चल रहा है वैसे चलते रहने देना है। तो बड़े बड़े डिविएशन से तो ही आपको उसके ऊपर फोकस करना है, राइट। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 2 रुपए से बढ़ गया। अब 2 रुपया बहुत छोटी चीज है, तो आपको क्या करना है? उसको आपको इग्नोर करना है, इसके ऊपर कोई भी अटेंशन नहीं देना, बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड मेरिट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखिए, मैं सच्ची कह रही हूँ कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कहोगे कि हम हर चीज को मैनेज करें, हाँ 10 शर्ट बनने चाहिए थे, 1 घंटे में 9 शर्ट बने, या 1 घंटा 10 मिनट में 10 शर्ट बने, भाई ऐसे काम नहीं होता है, ऐसे काम नहीं होता है। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। 2-5 मिनट, 10 मिनट, 1-2 रुपए, 2-5 घंटे आगे पीछे चलता है। और ये मैनेजमेंट में एक्सेप्शन करने का क्या फायदा है? तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है कि ये आपका बहुत ज्यादा समय और मेहनत बचाता है अननेसेसरी चीजों पे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इंपॉर्टेंट टास्क होते करने के लिए, एंड माइन्यूट ऑफ द डिफरेंस आपके गोल्स अचीव करने में कोई भी दिक्कत नहीं लाता, तो उसके पीछे टाइम और मेहनत क्यों डालोगे? उन चीजों पे डालो जो आपका फायदा करके दे सके। दूसरी चीज यहाँ पे है कि ये जो है इंपॉर्टेंट मैटर्स पे मैनेजर फोकस कर सके, ये इंश्योर करता है। ये कहते हैं ना कि चिरी मेरी चीजों के लिए मैनेजर्स का टेंशन मायने नहीं रखता है। तो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे फोकस करो, छोटी छोटी चीजों को लेट गो करो, उसको इग्नोर आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या कहता है कि कोई भी टाइम और एनर्जी यहाँ पे मैनेजर्स की वेस्ट नहीं होती छोटे मोटे प्रॉब्लम्स पे, छोटे मोटे इश्यूज पे। बट हाँ, अगर कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। और इसीलिए जब भी यहाँ पे डिविएशंस आते हैं, हम इन डिविएशंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं क्रिटिकल डिविएशन। जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैनेजमेंट का अर्जेंट अटेंशन जरूरी होता है। और जो दूसरे डिविएशंस होते हैं वो माइन्यूट डिविएशंस होते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट का कोई अटेंशन नहीं चाहिए होता है, आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हो, राइट। तो माइन्यूट छोटे डिविएशंस, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के एक्सेप्शंस है, 2-5% आगे पीछे चलता है, इनको इग्नोर करो। तो डिविएशंस को भी कैटेगराइज यहाँ पे करना बेटा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ठीक है, मान के चलो मैंने कह दिया कि यहाँ पे जो मेरा डिविएशन है क्रिटिकल डिविएशन है, बहुत बड़ा डिविएशन है, कॉस्ट 5 रुपया पर यूनिट से बढ़ रहा है, तो लाखों का खर्चा बढ़ रहा है, कंपनी की प्रॉफिट कम हो रही है। चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट डिविएशन है, तो क्या करोगे? जाहिर सी बात है कि उसको आप करेक्ट करने की कोशिश करोगे। और करेक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है कि आप डिविएशंस की कॉजेस सबसे पहले फाइंड आउट करोगे कि भाई कॉस्ट क्यों बढ़ा। अब यहाँ पे कॉस्ट इसके लिए बढ़ा है क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आपको प्लान रिवाइज करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट रिवाइज करना ही पड़ेगा।
बट यहाँ पे अगर रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, लेबरर्स टाइम वेस्टेज कर रहे हो, उसके वजह से खर्चा बढ़ गया, तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको वो रीजन फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करना होगा, राइट। तो यहाँ पे जब हम करेक्शंस ऑफ डिविएशन की बात करें, सबसे पहली चीज, अगर माइनर डिविएशन है, जैसे चल रहा है उसको चलने दो, माइनर डिविएशंस को हम इग्नोर करते हैं, राइट। बट अगर यहाँ पे मेरे जो प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज है उसमें कोई दिक्कत है, तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको रीडिजाइन या रीफ्रेम करना है। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरा कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि देश में महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन आ गया, तो मुझे प्लान्स बदलने पड़ेंगे। ये डिविएशन नहीं है, ये इकोनॉमिक कॉज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको आप बदल नहीं सकते। आपकी कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, प्लान्स एंड पॉलिसीज को अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो करो। ये बहुत बार ऐसे भी होता है कि मैंने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट कर दिया था 1 लाख यूनिट्स, ठीक है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो है 20,000, तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड सेट करने में गड़बड़ की थी। 20,000 में सेल्स कर रही हूं, मैंने बोल दिया टारगेट है 1 लाख का, मैंने टारगेट ही उतना हाई सेट कर दिया कि लोग उसको अचीव ही ना कर सके। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, मुझे ये टारगेट्स को यहाँ पे रिवाइज करना है, चेंज करना है, प्लान को यहाँ पे बदलना है। तो ऐसे टाइम पे टारगेट्स को रीडिजाइन, रीफ्रेम करना बहुत जरूरी है, और अगर यहाँ पे कोई भी डिविएशन है तो उसको करेक्ट करना जरूरी है, सो दैट आगे जाके ये डिविएशन वापस ना आए। इसीलिए तो कहते हैं कंट्रोलिंग फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग भी है कि गलती हो गई, सेल्स नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, ये कारण था, चलो ठीक है, कारण को सॉल्व करो, आगे जाके सेल्स टारगेट अचीव हो सके, इसको इंश्योर करो। देखो, जो गलती हो गई, जो प्रॉब्लम हो गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते, वो हो गया, हो चुका, बट क्यों हुआ ये पता करके आगे ये प्रॉब्लम से डिविएशंस ना आए, ये इंश्योर करना यहाँ पे कंट्रोलिंग का काम होता है, राइट। और इसीलिए लास्ट स्टेप क्या होता है, फीडबैक। ये फीडबैक क्यों जरूरी है, सो दैट हम यहाँ पे रीजंस फॉर डिविएशंस को फाइंड आउट कर सके। ये मेरा फीडबैक इंश्योर करता है कि फ्यूचर में ये जो डिविएशंस है ये रिपीट ना हो, ये रिपीट ना हो, राइट। तो फीडबैक एग्जैक्टली क्या कहता है कि भाई ये डिविएशंस थे, उसके लिए मैंने ये करेक्टिव मेजर्स लिए, सो दैट नेक्स्ट ईयर जब भी हम कंट्रोलिंग करें, नेक्स्ट ईयर जब भी हम प्लानिंग करें, तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए करें कि लास्ट टाइम हमें ये दिक्कत आई थी, इसके कारण डिविएशन आया था, कारण को ऐसे सॉल्व किया गया, सो दैट नेक्स्ट टाइम प्लानिंग के वक्त इसको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग को किया जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि कंट्रोलिंग के बाद हम बैक टू प्लानिंग जाते हैं, और प्लानिंग करते वक्त हम देखते हैं कि लास्ट प्लान में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या करेक्टिव मेजर लिया था, उस मुताबिक उसी के हिसाब से इस टाइम की हम यहाँ पे प्लानिंग करें। तो फीडबैक रिपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है कि भाई डिविएशंस क्या आए थे, कैसे आए थे, क्यों आए थे, और आपने उसको कैसे कंट्रोलिंग किया, कैसे आपने उसको सॉल्व किया, सो दैट नेक्स्ट ईयर प्लानिंग करते वक्त हम इसको ध्यान में रख सके, राइट। तो फीडबैक इज द लास्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, देखो इसको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सेट करो, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है तो कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकता, तो स्टैंडर्ड सेट करो। फिर करंट परफॉर्मेंस को पहले देखो कि भाई अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक बार देख लिया, फिर दोनों को मैच करो कि भाई करंट स्टैंडर्ड मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैच हो रहा है, वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो डिविएशंस है, तो डिविएशंस को फाइंड आउट करो। अगर छोटे मोटे डिविएशंस है तो इग्नोर करो, बट क्रिटिकल डिविएशंस है, इंपॉर्टेंट एरियाज में डिविएशंस है, तो उसको एनालाइज करो कि भाई डिविएशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद वो प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स को करेक्ट करो। करेक्ट करने के बाद फीडबैक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट ये गलती आज हुई उसको तो हम नहीं रोक पाए, लेकिन कल उठ के सेम प्रॉब्लम, सेम डिविएशन ना आए, ये हम इंश्योर जरूर कर सकते हैं, राइट। अब ये जो डिविएशन की मैं बात कर रही हूँ, देखिए कंट्रोलिंग का पूरा काम होता है डिविएशंस को करेक्ट करना, लेकिन ये डिविएशंस हमेशा याद रखना दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। ये दोनों डिविएशन है, दोनों को सॉल्व करना है। बच्चे कहते हैं कि मैम पॉजिटिव डिविएशन मतलब ये डिविएशन बहुत अच्छा है, इसको बढ़ावा दो, गलत है।
डिविएशन इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। कंट्रोलिंग का काम होता है डिविएशन हो ही ना, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, बट डिविएशन क्या होता है और उसको कैसे कंट्रोल करोगे। तो यहाँ पे जब मैं पॉजिटिव डिविएशन की बात करती हूँ, क्या होता है पॉजिटिव डिविएशन, जैसे मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे बेटा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया, कितना था मेरा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो 1000 यूनिट्स, ठीक है। मैंने मेरा जब एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया तो एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटा कितना था, 1500 यूनिट्स। मतलब यहाँ पे मैंने 500 यूनिट्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ किधर की है, तो मेरी स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स में। तो मुझे इनको रीफ्रेम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पे बहुत बार हम प्लानिंग करते वक्त क्या करते हैं, रिसोर्सेज को ठीक से देखते नहीं, स्टडी करते नहीं, टारगेट दे देते हैं। रिसोर्सेज को अंडर एस्टिमेट कर दिया, वो 1500 के 1700 यूनिट बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो 1000 का टारगेट दे दिया। तो यहाँ पे प्लानिंग की गड़बड़ है, ये डिविएशन भी करेक्ट करना है, मुझे प्लान्स को चेंज करना है, रीफ्रेम करना है। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से बेटर करते हैं, ज्यादा अच्छा करते हैं, उसको कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर देन, ग्रेटर देन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। बट नेगेटिव डिविएशन क्या होता है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अगर 1000 था, मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस है ओनली 700, तो यहाँ पे मैंने 300 यूनिट्स को कम प्रोडक्शन किया है। तो डिविएशन है, मुझे उसको पता करके मुझे उसके करेक्टिव मेजर्स लेने हैं कि भाई मैंने 300 यूनिट क्यों कम प्रोड्यूस किया, क्या मेरे लेबरर ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं, क्या मैं रिसोर्सेज को वेस्ट कर रही हूँ, क्या मैं प्रॉपरली प्रोडक्शन टाइमली नहीं कर रही हूँ, ये जो भी रीजंस है इसको आपको यहाँ पे करेक्ट करने हैं। डिविएशंस वापस कह रही हूँ, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, दोनों यहाँ पे करेक्ट करने की जरूरत होती है। बट इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन प्लान्स को रिफ्रेम करना है, बट इन केस ऑफ नेगेटिव डिविएशंस आपको रीजंस फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करना है, ठीक है। कंट्रोलिंग बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बेसिकली 3 ही ब्रीफ क्वेश्चंस है, बट इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, KRAs क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर छोटे छोटे शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल्स भी याद रखना। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन मैंने दिया था, उम्मीद रखती हूँ कि आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताओगे, क्योंकि आगे जाके इसी चैप्टर पे हम बहुत सारे केस स्टडीज करने वाले हैं, दोबारा मिलते रहने वाले हैं। केस स्टडीज के अलावा अगर आपकी और भी कोई रिक्वायरमेंट है, हमें जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी कुछ अगर आप हमसे चाहते हैं, क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं कि जो आप चाहो हम वो करें, राइट। चलिए दोबारा जरूर मिलेंगे, लेकिन आज के चैप्टर के लिए यहीं पे बाय बाय।